दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मैंने मारा ध्रुव को। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ये इसका नया कवर है। सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया, एक महान गाथा का अंत हो गया। मुसीबतों को खुशहालियों में बदल देने वाला शख्स, मजबूरों और कमजोर गए बाजुओं की ताकत, जुल्म का कट्टर दुश्मन और अपराधियों का काल बनकर उनके मौत का फरमान लिखने वाली हस्ती आज आज चिता के उस पार जा चुकी है। कैसे मरा ध्रुव यह कोई नहीं जानता। यह खबर पूरी तरह से दबा दी गई है। जानता है तो सिर्फ एक शख्स, वह खलनायक या खलनायिका जिसने मारा ध्रुव को, पर वह है कौन जानना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हर बड़ा अपराधी यह दावा कर रहा है कि मैंने मारा ध्रुव को। वे सब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को मान सिद्ध करना चाहते हैं। ध्रुव की जान इन हाथों ने ली है, ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों ने। जानना चाहते हो किस तरह? इस तरह हर खलनायक यही दावा कर रहा है रोबो कड़क। लेकिन मुझ पर वार करने की कोशिश मत करो, मुझको तुम छू भी नहीं सकते। वैसे भी मैं तुम्हारा न दुश्मन हूं और न ही दोस्त। कौन हो तुम? मैं हूं कंकाल तंत्र, एक महान योद्धा। मेरा शौक है हर युग में जाकर उस युग के योद्धाओं को मात देना। मैं कहां से आया हूं यह मैं बताने की कोशिश अगर करूंगा भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पर आया था इस युग के मानवीर सुपर कमांडो ध्रुव को मात देने, उस शौर्य की जीती जागती मूर्ति को मात देने जिसको आज तक कोई झुका नहीं पाया। लेकिन मेरे यहाँ पर पहुंचने से पहले ही वह अजय योद्धा मारा गया। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसने मारा ध्रुव को। वैसे तो हर छोटा मोटा खलनायक भी यह दावा कर रहा है, लेकिन इस युग में सिर्फ 8 ही ऐसे महा खलनायक हैं जो यह काम करने की क्षमता रखते हैं, और तुम उनमें से एक हो, ग्रैंड मास्टर रोबो। मैंने एक अपराध अदालत बिठाई है जिसमें हर महा खलनायक अपना दावा पेश करेगा। सच झूठ का फैसला मैं करूंगा, और जिसका दावा सही पाया जाएगा उसको मैं दूंगा पूरी पृथ्वी पर राज्य करने की शक्ति। वह बनेगा परम खलनायक। तुम दोगे शक्ति और मुझे? हा हा हा। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी पृथ्वी की सारी शक्तियां तुच्छ है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दौलत के ढेर लगा सकता हूँ, सोना, एक इशारे में किसी भी चीज को हवा में मिला सकता हूँ कड़ाक। तुमको भी? बस समझ गया, मैं चलने को तैयार हूँ, फिर आओ, बाकी खलनायक हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ों की वह चोटी जहां पर हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकता था, बादलों और कुआसे से ढकी हुई वह चोटी, और उसी चोटी की एक गुफा के अंदर बैठी थी कंकाल तंत्र की क्राइम कोर्ट, जिसमें मौजूद थे इस दुनिया के 8 महानतम खलनायक, और मौजूद थे पूरी दुनिया के माफिया बॉस जो सिर्फ उसी महा खलनायक की अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे जिसने ध्रुव का खात्मा किया था। सभी बेताब थे अपने आप को ध्रुव के हत्यारा सिद्ध करने के लिए, ताकि पास के पर ताकि पा सके परम खलनायक का खिताब और हासिल कर सके पूरी दुनिया पर राजा करने की शक्ति। शांति। हर माह खलनायक को अपना पूरा पक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाएगी, और उनसे जिरा करेगा मेरा रोबोट बायोट्रॉन। इसके अंदर पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी भरी हुई है, इसलिए सावधान, तुम्हारे किसी भी झूठ को यह तुरंत पकड़ सकता है। अब मैं प्रथम खलनायक को अपनी शौर्य गाथा सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, श्रीमान धवनीराज। पहली गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। गुफा में छाई शांति को एक खरखराती मशीनी आवाज ने भंग किया। श्रीमान धवनीराज, हमने आपके द्वारा पहले से दिए गए लिखित बयान को पढ़ लिया है, फिर भी हम आपके मुख से आपकी शौर्य गाथा का विवरण सुनना चाहते हैं, ताकि इस सभा में उपस्थित सभी खलनायक आपके पराक्रम को जान सके। बताइए, आपने महान योद्धा ध्रुव का अंत कैसे किया? अपनी पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों से। धवनीराज का एक बार भी नहीं चेस का वह हार्डमास का शैतान। लेकिन मेरी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, कई महीनों पहले से, तब से जब से मैं नारका जेल से रिहा हुआ।
राजनगर को अपनी ध्वनि तरंगों से धूल में मिलाने की धमकी देकर 50 करोड़ रुपए हासिल करने का मेरा प्लान धूल में मिल चुका था। बड़ी आवाज की तबाही। मेरी अल्ट्रासोनिक तोप अब किसी कबाड़ घर की शोभा बढ़ा रही थी, और यह सब सिर्फ एक शख्स के कारण हुआ था, सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। मेरे दिल में धधकती बदले की आग की लपटें आसमान को छू रही थी, लेकिन मैंने उस बदले की भावना को थोड़े समय के लिए दबा लिया, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर का निर्माण करना था। उसके लिए मुझे जरूरत थी पैसों की, और पैसे मिलते हैं बैंक में। आज बैंक में कितना कैश मंगाए गंदरे? 3 लाख रुपए सर। दो तीन दिनों का काम हो जाएगा इससे। लेकिन 2-3 दिनों का काम छनौक 2-3 मिनटों में हो जाना था। मेरा गिलास टूटा कैसे? बचे सर, टेबल भी टूट रही है। कड़ कड़ कड़। मैनेजर और गदरे की भयभीत नजरें चारों तरफ घूमकर एक अजीब गरीब वस्तु पर चिपक कर रहेगी, चमगादड़। और वह भी दिन में। वे बस इतना ही कह पाए, क्योंकि तभी चमगादड़ की पूरी फौज ने धड़ धड़ाते या कहिए कड़कड़ाते हुए बैंक के अंदर प्रवेश किया। कड़कड़कड़म। और पूरे बैंक में कहर टूट पड़ा। मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। यह कमाल था उन चमगादड़ों के गले से निकलती प्राकृतिक अल्ट्रासोनिक तरंगों का। धुड़ोम। जिन तरंगों को मैंने उन चमगादड़ के गले में एक छोटा सा यंत्र फिट करके घातक और विस्फोटक सत्र का बना दिया था, और उन घातक तरंगों के सम्मिलित हमले के सामने बैंक लॉकर का मोटा स्टील दरवाजा भी नहीं टिक सकता था। 30 लाख रुपए के नोट अब खुले में पड़े हुए थे। उनको इंतजार था मेरा और मेरे आदमियों के हाथों में थमे बैगों का। मैं अपने बेशकीमती चमगादड़ों को बॉक्स के अंदर बंद करने में व्यस्त हो गया, और मेरे आदमी नोटों को संभालने में। इस सारी प्रक्रिया में सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन इतना समय शायद काफी था धुड़ उस मुसीबत को मेरे सर पर टूटने के लिए। यह मैं कभी नहीं समझ पाया कि सुपर कमांडो ध्रुव हर घटना स्थल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। इस बार भी नहीं समझ पाया सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ दवनीराज, तुम नारका जेल में 2 साल रहकर भी सुधर नहीं सके, इसलिए इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम बूढ़े होने से पहले नारका जेल से बाहर न निकल सको। तड़ोक। ध्रुव एक आश्चर्यजनक इंसान था, फुर्तीला, शक्तिशाली और बुद्धिमान। विपरीत परिस्थितियों में भी मौत को छकाने वाला इंसान। फायर। लेकिन था तो फिर भी वह एक इंसान ही। मेरा ख्याल गलत था। तुर तुर तुर। वह इंसान नहीं था। कोई भी इंसान गोलियों की उस बौछार से बच नहीं सकता। तुर 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 दौड़ कड़क। गोलियां एक बार चलनी जो बंद हुई, धड़ाक, तो फिर न चल पाई। धड़ाक ठक। बंदूकें हाथों से छूट चुकी थी, और गोलियों की जगह अब ध्रुव के वार हवा में उड़ रहे थे। धौड़। कुछ क्षणों तक मैं भी भौचका सा उस अद्भुत फाइटर के बिजली जैसे वारों को देखता रह गया। मैं समझ गया था कि मेरे पास पैसे लेकर भागने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे आदमी इससे ज्यादा देर तक ध्रुव के सामने नहीं टिक सकते। मेरा ख्याल फिर गलत था। मेरे आदमी सिर्फ 23 सेकंड तक ठहर सके। धुड़। जरा सुनो तो दवनराज, तुम्हारे खाते में जितना पैसा है उससे कहीं ज्यादा तुम निकाल कर ले जा रहे हो। धुम। ओह। अब पुलिस के यहाँ पर आने तक तुम चुपचाप पड़े। धुम। इससे ज्यादा वह न बोल सका, क्योंकि मेरी बैकअप यूनिट तैयार थी। और जब तक वही आई है और जब तक यह वायुसेना मेरे पास थी, तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता था, और ना ही कोई इस वायुसेना के हमले से बच सकता था। सुपर कमांडो ध्रुव भी नहीं। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पहला ब्लास्ट उसको पूरी तरह से नहीं लग पाया, और दूसरे बार को उसने अपने तक पहुंचने नहीं दिया। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी ध्रुव मेरे अल्ट्रासोनिक चमगादड़ों से बच नहीं सकता था, क्योंकि चमगादड़ों की तादाद ज्यादा थी और वे हर तरफ से हमला कर रही थी। कुड़। ध्रुव जैसा विलक्षण योद्धा भी कुछ देर तक तो उनका सामना कर सकता था,
लेकिन इस बार उसकी मौत निश्चित थी। ओह कड़क कड़क, दिल तो यही चाहता था कि मैं वहां पर रुककर ध्रुव की मौत का दिलकश नजारा देख सकूं, लेकिन मेरे पास उस सुनहरे दृश्य को देखने का वक्त नहीं था। अब पुलिस किसी भी समय वहां पर आ सकती थी। मेरे आदमी भी होश में आ गए थे। मैं पैसा लेकर बैंक से भाग निकला और अपने अल्ट्रासोन की लॉन्चर को बनाने की तैयारी में जुट गया। लेकिन श्रीमान धवनराज, आपने अपने लिखित बयान में तो श्रीमान ध्रुव को मारने का कोई और तरीका लिखा था। हाँ, दरअसल आगे की कहानी मुझे बाद में मालूम हुई। अपने उस आदमी की जुबानी, और जिसे पुलिस जो टांग टूट जाने की वजह से ने पकड़ लिया था, बैंक से भाग नहीं पाया था। वो समझा, आगे सुनाइए। मेरे चमगादड़ों की फौज का हमला तो भीषण था ही, लेकिन उनका मुकाबला करने वाला भी उतना ही भीषण था। कभी ध्रुव चमगादड़ों पर भारी पड़ जाता और कभी चमगादड़ ध्रुव पर हावी हो जाते। ओह, ये तो हर तरफ से हमला कर रहे हैं, धड़क। और मैं हर तरफ से हमले से बच नहीं सकता। उसके कपड़ों के चिथड़ों में से उसका बदन जाग रहा था। खून के लाल धब्बे पीली और नीली पोशाक पर चमक रहे थे। ध्रुव की मौत उसके सिर पर तांडव कर रही थी। बचने का एक ही रास्ता है। अगले पल जो हुआ उसको देखकर मेरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। दांत दे उठा वह अपनी टांग तोड़ने वाले के दिमाग की। ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से उछलकर एक चमगादड़ को दबोच लिया था। इन शैतानों से अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ इन जैसे दूसरे शैतान। ध्रुव के शक्तिशाली हाथ चमगादड़ के परों को मोड़ते चले गए। चमगादड़ के गले से एक बेआवाज अल्ट्रासोनिक चीख उबलती चली गई, और हर बेआवाज की चीख के साथ ध्रुव का शरीर भी घूमता चला गया। फच फचौक फच। अल्ट्रासोनिक चीखों के ब्लास्ट चमगादड़ों के शरीरों के चिथड़े उड़ाते चले गए, और कुछ ही पलों में मैदान साफ हो गया। मेरा दुश्मन एक बार फिर जीत गया था। पर यह जीत अधूरी थी, क्योंकि वह न तो मुझे पैसा लेकर भागने से रोक पाया था और न ही अल्ट्रासोनिक लॉन्चर बनाने से। पैसे अगर भरपूर हो तो काम बहुत जल्दी होता है। मेरा लॉन्चर तैयार होने में एक हफ्ता भी नहीं लगा। अब सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आप इस अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को फिट कहां पर करेंगे धवनीराज? यही तो सोचने की बात है लाला रुख। मैं इसको कहीं पर भी फिट करूं, वह शैतान का बच्चा ध्रुव फिर भी इसका पता लगा ही लेगा, और फिर यह भी किसी कबाड़ घर में पड़ा मिलेगा। इसको किसी ऐसी जगह फिट करना होगा ताकि ध्रुव इस तक पहुंच ही न सके। मिल गई, मिल गई लॉन्चर को फिट करने की जगह। भारत का दौरा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सैटेलाइट का प्रक्षेपण पहला भारतीय चांद पर। इस लॉन्चर को मैं सैटेलाइट यानी उपग्रह में चुपचाप फिट कर दूंगा लाला रुख, ताकि मैं अंतरिक्ष से पूरी दुनिया को इसके निशाने पर ले सकूं। वह सैटेलाइट तो यहीं राजनगर स्पेस सेंटर में रखी है, लेकिन उस तक पहुंच पाना असंभव है। पहरा बहुत सख्त है, क्योंकि सैटेलाइट के साथ साथ वहां पर चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग भी चल रही है। उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना धवनीराज के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि किसी को यह भनक नहीं है कि स्पेस सेंटर में आज रात धवनीराज आ रहा है। स्पेस सेंटर, जहां पर हर समय कड़ी सुरक्षा का घेरा बना रहता है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा और भी सख्त थी, क्योंकि वहां पर चल रही थी दो महत्वपूर्ण योजनाओं ने स्पेस सेंटर का महत्व और बढ़ा दिया। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था को भेजना मेरे लिए बच्चों का खेल था। किसी को यह पता नहीं था कि स्पेस सेंटर पर आज हमला हो रहा है। कम से कम मैं तब तक यही समझ रहा था, और मेरी सोच न जाने क्यों हर बार गलत साबित हो रही थी, क्योंकि तभी पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। किसी को पहले से ही इस हमले की खबर थी। यह क्या धवनीराज, चारों तरफ से सुरक्षा सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। जरूर कहीं पर कोई अलार्म बज उठाए। तुम लोग सैनिकों को उलझाओ, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। मेरे आदमी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। तुर 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 तुर। और मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्पेस सेंटर के अंदर भाग लिया। ग्रर। उस सैटेलाइट की तलाश में जिसमें मुझे अपना अल्ट्रासोनिक लॉन्चर फिट करना था।
मेरी उंगली लॉन्चर के बटन पर एक बार जो दबी सर, तो फिर हटी नहीं। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर के तीखे ब्लास्ट सैनिकों को तेज ब्लेड की तरह काटते चले गए। अचानक मेरी नजर एक शीशे के अंदर पड़ी। सैटेलाइट सैटेलाइट सामने चमक रही थी। मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। चेतावनी, स्पेस सूट पहनकर ही अंदर जाए। दरवाजा मिल गया। मैंने जितनी तेजी से स्पेस सूट पहना, वह शायद स्पेस सूट पहनने का नया रिकॉर्ड होगा। दरवाजे का एयर लॉक खुलने लगा और मैंने अपने आप को एक बेहद रोमांचक माहौल में पाया। वह स्थान शायद एक प्रयोगशाला थी और उसके अंदर चांद की सतह का हूबहू माहौल बनाया गया था। उबड़ खाबड़ सतह, काले अंतरिक्ष में चमकते सितारे और पूरा वैक्यूम, यानी हवा का कहीं नामो निशान तक नहीं। ठीक वैसा ही जैसा असली चांद पर होता है। कमाल का दृश्य है। शायद चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग यहीं पर चल रही है। मैं सैटेलाइट की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। सैटेलाइट सैटेलाइट कहाँ गई? बाहर से तो यहीं पर रखी दिख रही थी। तभी मेरे स्पेस सूट में लगे रेडियो फोन पर एक सर्द आवाज गूंज उठी। वह सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का प्रक्षेपित चित्र था ध्वनिराज। घूमते ही मेरी नजरें जिस पर पड़ी, उसको देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो उठी। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? मुझे तुम्हारी हर एक चाल का पहले से पता था ध्वनिराज, पर मैं तुमको यहाँ पर रंगे हाथों ही पकड़ना चाहता था। तुमको कैसे पता था? उस चमगादड़ के जरिए जो मैंने बैंक में पकड़ा था। उस पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपकाकर मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि उड़कर वह अपने घर ही वापस जाएगा, उसका घर यानी तुम्हारा अड्डा। और उस ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी हर एक बात मेरे कमांडो हेडक्वार्टर के ट्रांसमीटर पर रिसीव हो रही थी। और अब मैं उस काम को पूरा करूंगा जो बैंक में दूरा छूट गया था। वह मुझसे कई मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि एकाक इतनी लंबी छलांग उसने कैसे लगा दी। ओए, क्या ध्रुव में कोई सुपर पावर आ गई है? वो समझा, यह लेबोरेटरी चांद का प्रतिरूप है, इसलिए यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी चांद जैसी ही है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का छठा भाग। इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी ऐसी छलांग, ओए, मैं संभल भी नहीं पाया था कि मुझ पर दूसरी टक्कर आ लगी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और मेरा बदन उस वैक्यूम में उड़ता हुआ चट्टानों से जा टकराया। ओह, अगर मेरे स्पेस सूट में नुकीली चट्टानों से एक छेद भी हो गया तो इस वैक्यूम में मेरे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। लॉन्चर को सैटेलाइट में फिट करने का मेरा प्लान तो धूल में मिल ही चुका था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ध्रुव को भी इसी कृत्रिम चांद की धूल में मिलाने की ठान ली थी। मेरे सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। मेरे हाथ मशीन की तरह चल रहे थे और हथौड़े की तरह वार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की भी सारी जिंदगी इन्हीं दांव पेचों के साथ गुजरी थी। मैं उससे सीधी फाइट में कभी नहीं जीत सकता था। अब अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो यह नुकीला पत्थर तुम्हारे स्पेस सूट में घुस जाएगा धमनीराज, और उसके बाद तुम जानती हो कि क्या होगा। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी और मैंने एक जबरदस्त खतरा मोल ले ही लिया। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ में आ गया और इस बार मैं नहीं झिझका। मेरे हाथ बटनों पर दबते चले गए और मेरा अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट ध्रुव के स्पेस सूट में छेद करता हुआ पीछे चट्टानों से जा टकराया। मेरे स्पेस सूट के रेडियो पर एक चीख गूंज उठी, सुपर कमांडो ध्रुव की आखिरी चीख। पहले उसके स्पेस सूट के चीथड़े उड़े और फिर उसकी नसों में दौड़ता खून अपने रक्त दाब के कारण नसों को फाड़कर बाहर टपकने लगा। उसके पूरे बदन की नसें गुब्बारे की तरह फट रही थी। कुछ देर तक तो वह जाबाज सीधा खड़ा रहा और फिर उसके मुंह से खून की एक तेज उल्टी उबली और धीमी गति से गिरता उसका शरीर।
उस कृत्रिम चांद की सतह से जा टकराया। ध्रुव का बदन, मेरे दुश्मन का बदन, अपने खून में शराब और मेरे सामने मर्द पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा खूबसूरत दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। फिर अपना लॉन्चर तानकर लाशें बिछाता हुआ मैं बाहर भाग लिया। जो काम मैं सोचकर स्पेस सेंटर गया था, उससे कई गुना बड़ा काम मेरे हाथों से हो गया था। सुपर कमांडर ध्रुव मेरे हाथों से मारा जा चुका था। कुछ पलों तक कोर्ट में सन्नाटा छाया रहा और फिर रॉबर्ट के गले से एक हल्की सी खरखराहट उभरी। स्वामी कंकाल तंत्र, इनके बैंक डकैती और स्पेस सेंटर पर हमले की कथा तो सच है। ये घटनाएं पृथ्वी के कई समाचार माध्यमों में आई थी, पर इनका श्रीमान ध्रुव को मारने का दावा झूठा है। दब मेरा मेरा दावा झूठा है क्या बकता टीन के डब्बे? अभी तेरा पुर्जा पुर्जा हवा में उड़ा दूंगा। इसको तो मैं दोबारा जोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा पुर्जा पुर्जा उड़ गया तो उसे कोई नहीं जोड़ पाएगा। बोलो बायट्रॉन, श्रीमान दवनीराज के अनुसार इन्होंने ध्रुव पर वैक्यूम यानी निर्वात में पराध्वनि तरंगों से वार किया, जो कि ये कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगे ध्वनि तरंगों का ही एक रूप है और ध्वनि तरंगों को चलाने के लिए गैस, तरल या ठोस किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई भी ध्वनि तरंग वैक्यूम यानी निर्वात में चल ही नहीं सकती, इसलिए श्रीमान ध्वनिराज का दावा खारिज किया गया। झूठा मक्कार, ये मारेगा ध्रुव को। ध्रुव छींक भी दे तो ये चांद पर ही जाकर गिरेगा। ध्वनिराज, तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा, फिलहाल तुम अग्नि द्वार के उस पार जाकर इंतजार करो। बायोट्रोन, अगले गवाह माँ खलनायक को बुलाओ। माँ खलनायक बोना वामन कृपया गवाही देने पधारे। दूसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान बोना वामन, आपने सुपर कमांडर ध्रुव को कैसे मारा? वह तो बेचारा खेल खेल में मारा गया। दरअसल मुझसे पंगा खुद ध्रुव ने लिया था। मैं नारका जेल से भागा तो उसने मुझे दोबारा नारका जेल पहुंचा दिया। मैं दोबारा वहां से भाग निकला। मेरा सारा सेटअप खत्म हो गया था। उसे दोबारा बनाने के लिए मुझे नशीली दवाओं का घटिया धंधा करने को मजबूर होना पड़ा। मेरा प्लान शुरू हुआ राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के एक विशाल काय खोखले तने वाले पेड़ से, जिसके अंदर मैं स्मगल करके मंगाई हुई हेरोइन के पैकेट रखता था। नशीली दवाएं रखने के लिए उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। और उसके साथ साथ मैंने एक कंपनी खोली जो शहर के बड़े बड़े शोरूमों में बूतों यानी मैंने क्विंस बड़े ही सस्ते भाव पर सप्लाई करने का काम करती थी। उनके रख रखाव का जिम्मा भी मेरी कंपनी ने ही ले रखा था। ऊपर से देखने में तो वे बुत आम मैंने क्विन जैसे ही थे, लेकिन अंदर से उनकी छातियां खोखली थी और उनमें भरे थे हेरोइन के पैकेट। हर मैनेक्विन के लिए रोज एक कोडवर्ड सेट किया जाता था और ये कोडवर्ड मैं अपने ग्राहकों को पैसे लेकर बताता था। एक कोडवर्ड एक बार बुत के कान में फुसफुसाने पर एक पैकेट बुत के हाथ में आ जाता था। नशीली दवा हेरोइन का पैकेट। धंधा जोरों पर चल रहा था। नोट बरस रहे थे और किसी को जरा सा भी शक नहीं था। गड़बड़ बारिशों से शुरू हुई। पेड़ के अंदर रखे कुछ पैकेट फट भी जाते थे और उनमें से नशीली दवाएं निकल कर पेड़ के तने द्वारा सोख ली जाती थी। एक तो यह गरीबी में आटा गीला हो रहा था और ऊपर से वह अजीबोगरीब जंगली। एक दिन जब मैं खुद पेड़ के तने से माल लेने गया हुआ था, तो मैंने उसे देखा। वह खोखले पेड़ को कुछ इशारे कर रहा था, बुदबुदा रहा था। पागल समझा था मैंने उसे, लेकिन पागल वह नहीं, पेड़ हो गया था तड़। और साथ साथ शायद मैं भी। पेड़ अपने आप जुम जुम कर उस जंगली को मारने लगा। उसके बाद तो कमाल हो गया। जंगली ने कुछ इशारा किया और जमीन में लगी छोटी छोटी बेलों ने अपने आप तेजी से बढ़कर पेड़ को अपनी लपेट में ले लिया और पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसके खोखले तने से हेरोइन के पैकेट छिटक छिटक कर बाहर गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने मेरा करोड़ों करोड़ों का माल मिट्टी में मिल रहा था।
अब मुझसे नीर आ गया। तड़ाक। उन पैकेटों को मत छू मूर्ख। उस जंगली ने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। मेरा वार उसको जरूर 100 किलो के हथौड़े की तरह लगा होगा। पर उसमें गजब की जान थी। वह गिरा तक नहीं। ओह, तो तूने मेरे मित्र को नशीली नशीली दवा पिलाकर उसे नष्ट करना चाहा। तू शकल से दुष्ट लग रहा है। अब तू वन पुत्र के हाथों से नहीं बचेगा। वन पुत्र कह रहा था वह अपने आप को। धुम यो। और पेड़ों को अपना दोस्त। शकल और बातों दोनों से मूर्ख लग रहा था वह मुझको। मेरा वह दिन वाकई खराब था। जैसा कि मुझे अपने एक ग्राहक कांटू से बाद में पता चला। नंज डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे मेरे मैनेक्विन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। कांटू के कोड वर्ड फुसफुसाते ही उसने एक साथ कई पैकेट फर्श पर गिरा दिए। और वह भी उस मनुष्य दिन जिस दिन वहां पर वह शैतान का अवतार भी मौजूद था। सुपर कमांडो ध्रुव। यह तो ध्रुव पलक झपकते ही समझ गया कि वे पैकेट हेरोइन से भरे हुए हैं। पर वह यह नहीं समझ पाया कि वे पैकेट कहां से गिरे हैं। बोल, ये सारे पैकेट तू कहां से लाया है? किसको देने लाया है इनको यहाँ पर? पल भर के लिए तो वह नशेड़ी कांटू भी बोचका रह गया। लेकिन कोई भी नशेड़ी नशे के लिए जान भी लड़ा देता है। देखो भाई बार्ट्रोन, कोशिश करना इंसान इंसान का फर्ज है। और फिर पिटना तो पड़ता ही है। खास तौर से जब सामने वाले का नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो। तड़ाक। और जब करारी मार पड़े तो जुबान खुद ब खुद खुल जाती है। कांटू ने सब कुछ उगल दिया। मेरा नाम और मेरे अड्डे का पता भी। यह बात मुझे तब तक नहीं पता थी। मेरे मैनेक्विन के अंदर एक सुरक्षा संयंत्र लगा हुआ था। अब ध्रुव के हाथ मेरा लाखों का माल लगने ही वाला था। पर मैं एक न एक ट्रिक हमेशा बचाकर रखता हूँ। मेरे मैनेक्विन के अंदर एक सुरक्षा संयंत्र लगा हुआ था। तड़ाक। और उसका पूरा शरीर गन मेटल में डला हुआ था। ध्रुव ने एक ऐसे दुश्मन को छेड़ दिया था जिसे ध्रुव तो नहीं मार सकता था। टन। लेकिन वह ध्रुव की जान ले सकता था। धुड़। खैर, मैं अपनी कहानी से भटक गया। फिलहाल तो मुझे अपनी जान की फिक्र करनी थी। वह जंगली वन पुत्र मेरी जान के पीछे पड़ा था। और मैं अपने लाखों के माल को छोड़कर भाग नहीं सकता था। मैंने अपनी बेल्ट का एक बटन दबाया और मेरी बुलेट प्रूफ रबर की बनी स्पेशल पोशाक में हवा भरने लगी। अब मुझ पर वन पुत्र की किसी भी चाल का असर होने वाला नहीं था। लेकिन मेरी बुलेट प्रूफ रबर की गेंद उसका मुंह जरूर तोड़ सकती थी। धुड़। धुम ठक। वन पुत्र ने मुझे बेलों से बांधने की भी कोशिश की। लेकिन बेलें मुझे बांध नहीं पाई। फुस फुस। क्योंकि बेलों के बांधते ही मैं हवा बाहर निकाल देता था। वो आजाद होते ही वापस हवा भरकर मेरा अटैक फिर शुरू हो जाता था। धौड़। कुछ ही देर में वह जंगली चकराकर गिर पड़ा। यह बड़ी सख्त जान है। कहीं यह मेरे सारे पैकेट बटोर पाने से पहले ही होश में न आ जाए। इसे थोड़ी सी हेरोइन चखा दूं। मैंने एक पूरा पैकेट उसके मुंह में डाल दिया। आमतौर से इतनी डोज में एक आदमी मर जाता है। लेकिन वनपुत्र मेरा पैकेट बटोरना खत्म होते ही होश में आ चुका था। पर उसका नशा अब तक मौजूद था। अब वह और भी खतरनाक हो गया था। भागना ही सबसे उत्तम उपाय था। वनपुत्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। लेकिन कुछ ही पलों में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया और राजनगर की तरफ बढ़ चला, जहां पर एक दूसरी बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। ध्रुव मैंने क्वीन से भिड़ा हुआ था। शायद ध्रुव मैंने क्वीन पर वार करे या मैंने क्वीन ध्रुव पर। चीख ध्रुव के मुंह से निकल रही थी। याऊ। यह पूरा धातु का बना हुआ है, इसलिए इस पर वार करने का मतलब अपना ही हाथ तोड़ना है। लेकिन इस धातु के ठोस शरीर में भी एक कमजोरी है। इसके शरीर के अलग अलग अंगों के जोड़। थोड़। रास्ता समझ में आती ध्रुव ने मैंने क्वीन पर वार करना शुरू कर दिया। अब आप चाहे मुझे बेवकूफ कहे बायोट्रॉन जी, लेकिन अगर दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव जैसा दिमाग वाला हो तो मुंह अपने आप तारीफ उगलने लगता है। धोड़ ठक। कमाल का दिमाग लगाया था उसने। कड़क। हर शक्तिशाली वार के साथ साथ मैंने क्वीन का एक एक अंग बिखरता चला जा रहा था।
कुछ ही देर में मेरे मैनेक्विन के अलग अलग अंग सड़क पर बिखरे पड़े थे। अब कांटू को भी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन अभी मौका था भागने का। लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे। हुर्र, वह तेजी से एक तरफ भागा था। जंगली वनपुत्र मेरा पीछा करते करते राजनगर तक आ गया था, और वह अब तक नशे में था। तबाही फैला दो। आगे का घटनाक्रम देखने से पहले कांटू बेहोश हो चुका था, लेकिन तब तक मैं अपने अड्डे पर पहुंच चुका था, और वह पूरा दृश्य मुझे अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा था। अपने मैनेक्विन की आंखों में फिट वीडियो कैमरे के जरिए। ध्रुव शायद उस जंगली को पहले से ही जानता था। वन पुत्र, क्या करे हो, रुक जाओ। लेकिन वन पुत्र तो हेरोइन के नशे में मस्त था। वह भला ध्रुव को क्यों पहचानने लगा। तड़ाक हमला। यह मुझे उस दुष्ट बोने तक पहुंचने से रोकना चाहता है। ओफ, यह इस होश में नहीं है, मुझे पहचान तक नहीं रहा है। ऊपर से ये जड़ें मुझको बांधने के लिए बड़ी चली आ रही है, और इन जड़ों को रोक पाने का कोई रास्ता समझ में नहीं है। एक रास्ता है। अब सोचो बायोट्रॉन जी कि वह रास्ता क्या हो सकता था। नहीं समझ पाए ने। अरे वह रास्ता अगर हम तुम सोच सकते तो हमारा नाम सुपर कमांडर ध्रुव हो जाता। कमाल का रास्ता सोचा था पट्टे ने। यह जड़े वन पुत्र की आवाज और हाथों इशारे का आदेश मानती है। अगर मैं इन इशारों को ही रोक दूं तो ये जड़ें अपने आप रुक जाएंगी। नंज डिपार्टमेंटल स्टोर के शोरूम से गिरे कपड़े उठा लिए थे ध्रुव ने, और लपक पड़ा था उस जंगली की तरफ। जंगली था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन ध्रुव में शक्ति के साथ साथ फुर्ती भी थी। वन पुत्र के वारों को छगाते हुए उसने उसके मुंह पर रुमाल कसकर बांध दिया। वन पुत्र की आवाज बंद हो गई, और इससे पहले कि वन पुत्र अपने हाथों से रुमाल हटा पाता, ध्रुव ने उसके हाथों को फौलादी शिकंजे शिकंजे में जकड़ लिया। अब वन पुत्र बेबस था, लेकिन यह घटनाक्रम मेरी पसंद के विपरीत था, क्योंकि इस वक्त वन पुत्र नशे की हालत में ध्रुव की जान ले सकता था, और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। इसलिए मुझे तो वन पुत्र का साथ देना ही था। क्यों, सही है ना भाई बायोट्रॉन। आगे बोले श्रीमान बोनावामन। बड़े रूखे रोबोट हो यार। हाँ, तो मुझे वन पुत्र की मदद करनी थी, और यह तो मैं 25 बार बता चुका हूँ कि बोनावामन एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है। मेरे मैनेक्विन का हर अंग अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट थी, और उन अंगों ने ध्रुव को कसकर दबोच लिया था। बड़ी मजेदार लड़ाई हो रही थी बायोट्रॉन। ध्रुव एक अंग को दूर झटकता था, तो अगले पल वह अंग उछलकर फिर उसके ऊपर वार कर बैठता था। ठक। ओह, यह मैनेक्विन तो बहुत खतरनाक है। धड़क। वैसे भी अगर यह नशेड़ी मुझे न भी बताता तो भी मैं अपने आप समझ जाता कि यह बुत बोना वामन के ही बनाए हुए हैं। ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। ऐसे मैनेक्विन शहर में कई जगहों पर होंगे। उनको अलग अलग रोक पाना असंभव है। इनको रोकने का एक सीधा सा तरीका है, बोना वामन को ढूंढना और उससे इन भूतों को नष्ट करवा देना। लेकिन अभी तो मैं इन अंगों से छूट नहीं पा रहा हूँ, और मुझे वन पुत्र को भी तवाई रोग फैलाने से रोकना है। एक रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं इन अंगों और वन पुत्र को आपस में लड़ा दूं। ये दोनों एक दूसरे को तबाही फैलाने से रोके रखेंगे, और तब तक मैं बोना वामन के अड्डे पर पहुंचकर उसको इन मैनेक्विन्स को भी नष्ट करने पर मजबूर कर दूंगा। ध्रुव के सदैव झटकों से मैनेक्विन्स के अंग एक एक करके उड़ते हुए वन पुत्र के बदन से जा चिपके, और दोनों में एक भीषण कसमगस शुरू हो गई। पर मैं वैमन मोघ युद्ध नहीं देख सका, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ध्रुव पर था। उस नशेड़ी ने मुझे बोना वामन के अड्डे का पता बता दिया है। मुझे उस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब मामला गड़बड़ हो गया था। ध्रुव को मार पाना तो दूर रहा, अब वह मेरी तरफ आ रहा था। यह तो भलाओ मेरा कि मैं एक न एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूँ। और मेरी इस बार की ट्रिक
बस पूछो नहीं, बायोट्रॉन बहुत भयानक थी। दुरो समझ रहा था कि वह मेरे अड्डे में चुपचाप पहुंच रहा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर लगे लगे वीडियो कैमरे मुझे उसकी हर हरकत की खबर दे रहे थे। वह ठीक वहीं पर आ रहा था, जहां पर मैं उसका इंतजार कर रहा था। वेलकम मिस्टर सुपर कमांडो ध्रुव, स्वागतम, खुशामदीद। बोना वामन, आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, अब तुम बचकर भाग नहीं सकते। गलत, क्योंकि अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। ध्यान से देखो कि इस वक्त तुम कहां पर खड़े हुए हो। इस वक्त तुम बोना वामन के प्रिय खेल सांप सीढ़ी पर खड़े हुए हो, और यह पूरी सांप सीढ़ी चुंबकीय लोहे की बनी है, जिसने तुम्हारे जूतों को चिपका कर रखा हुआ है। दरअसल यहाँ पर आते समय कॉरिडोर में फैला हुआ लोहे का चूरा तुम्हारे जूतों के सोल में चिपक गया है, और उसी ने तुम्हारे पैरों को जकड़ रखा है, तुम हिल नहीं सकते। न न न, जूतों को उतारने की कोशिश मत करना। इस लोहे की बनी सांप सीढ़ी में तेज करंट दौड़ रहा है। तुम्हारे जूते के सोल ने ही तुमको करंट लगने से बचाया हुआ है। पर घबराओ मत, मैं खेल में बेईमानी नहीं करता। तुमको 100 तक यानी मुझ तक पहुंचने का पूरा मौका मिलेगा। देखो, तुम्हारे बगल में डॉट धसी हुई है। उस डॉट से तुमको उस घूमते चक्कर पर निशाना लगाना है। जिस नंबर पर डॉट धसेगा, तुम्हारे पैरों को नीचे का प्लेटफॉर्म तुमको उतने घर आगे उछाल देगा। पर ध्यान रहे, हर सांप वाले घर पर एक ऐसा भयंकर खतरा मौजूद है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। तुम भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सांप के मुंह में गिरने का मतलब एक निश्चित मौत है। चलो, खेल शुरू करते हैं। अगर मैं यह खेल खेलने से इनकार कर दूं तो मैं 10 मिनट बाद अपने सारे मैन क्वीनों को शहर में तबाही मचाने के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है कमांडो। खेल से ज्यादा जोरदार थे खेल से ज्यादा जोरदार तो मेरे डायलॉग थे। ठक। ध्रुव के पास खेल खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्लेटफार्म ने ध्रुव को चेयर कर आगे उछाल दिया। अब अगर मैं 2 पर निशाना लगा सकूं, निशाना 2 पर ही लगा, तो मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा। और 7 पर सीढ़ी होती है। मैंने खेल एकदम एकदम परफेक्ट बनाया था बायोट्रॉन। नो बेईमानी। नीचे लगे एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ी ने ध्रुव को 26 नंबर पर निकाल दिया। ध्रुव का निशाना चूक था। डांटें धसती जा रही थी, और ध्रुव कभी उछलकर और कभी सीढ़ियों के रास्ते 100 नंबर तक की तरफ बढ़ रहा था। अब वह 71 नंबर तक आ गया था। अगला सांप 73 पर था। पर मैं जानता था कि डांट 2 पर कभी नहीं धसेगी। याद रखना बायोट्रॉन जी, सांप का मतलब खतरनाक घर है, लंबा वाला सांप नहीं। नहीं तो बाद में कहोगे कि आप तो झूठ बोल रहे थे श्रीमान बोनावामन। हाँ, तो डांट 4 नंबर पर आ धसी, और ध्रुव का बदन उड़ता हुआ 73 नंबर वाले सांप को पार करता हुआ 75 नंबर की तरफ बढ़ने लगा। वह 73 नंबर वाला सांप यानी मेरे आदमखोर विनस मक्खी चूस पौधे को लगभग पार कर चुका था। लेकिन बोना वामन एक न एक ट्रिक बचाकर रखता है। ध्रुव का बदन हवा में ही लटका दिया मैंने। हे, कमांडो, बुरा मत मानियो यार। तेरे जैसा खिलाड़ी हो तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ती है। ध्रुव का बदन धीरे धीरे नीचे आने लगा, और भूखे पौधे का गुलाबी मुंह और फैल गया। ही, वाह क्या सीन है। ऊपर से मुझे उस मुंह के अंदर लार की कुछ डोरियां साफ नजर आ रही थी। लेकिन लेकिन बायोट्रॉन जी, तभी एक चिल्लाहट हवा में उभरी, रुक जाओ। और पौधे का मुंह बंद हो गया। अब मैं इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे करूंगा, ताकि मेरा भूखा दमखोर पौधा तेरे एक एक अंग का मजा चबा चबा कर ले सके। लेकिन बायोट्रॉन जी, तभी एक चिल्लाहट हवा में उभरी, रुक जाओ। और पौधे का मुंह बंद हो गया। वह दुष्ट जंगली वनपुत्र वहां तक आ गया था, और उसका नशा भी उतर चुका था।
वन पुत्र। हाँ, मैं ध्रुव। तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया रे जंगली? तुझे तो मेरे बुत के अंगों ने पकड़ रखा था। अच्छा, तो वे लोहे के उड़ते हाथ तेरे बनाए हुए थे। तू सचमुच मात दुष्ट है। तेरे लोहे के हाथ वन पुत्र पर भारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि वन पुत्र के तो लाखों हाथ हैं। मेरी एक एक जड़ों ने तेरे एक एक धातु के उड़ते अंगों को पकड़ लिया। नशा उतरने के बाद मुझे एक पेड़ ने बताया कि ये अंग मुझ पर एक लड़के ने फेंके थे। पेड़ ने बताया? मुझे तो लगता है कि तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा। लड़के का उल्लास सुनकर मैं तुरंत तुरंत समझ गया कि वह लड़का सिर्फ मेरा मित्र ध्रुव ही हो सकता है। पर मैं यह जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। बस फिर मैं पेड़ पौधों से ध्रुव के जाने का रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक आ पहुंचा। गलती मेरी थी बायोट्रॉन जी। उस जंगली से बात करने के चक्कर में मेरा ध्यान ध्रुव पर से हट गया, और उतनी देर में ध्रुव ने अपने आप को आजाद कर लिया। और इससे पहले कि मैं कोई ट्रिक चला पाता, ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ सो की तरफ लपका। सो की तरफ, मेरी तरफ। लेकिन बोना वामन तो ही एक ने एक ट्रिक बचा कर रखता है। ही लेकिन बोना वामन तो ही एक ने एक ट्रिक बचा कर रखता ही है। ही मैं एक नंबर पीछे खिसक गया। ध्रुव का बदन सो पर गिरा, और गिरते ही प्लेटफार्म के नीचे लगी स्प्रिंग ने धड़ोक टन उसको एक जोरदार झटके से दरवाजे के पार उछाल दिया। और दरवाजे के उस पार, अब कैसे बताऊं, बड़ा ही खौफनाक लेकिन सुंदर दृश्य था। दरवाजे के उस पार छपाक तेजाब का कुंड था। पहले ध्रुव की खाल गली, या फिर मांसपेशियां, और फिर हड्डियां तक गल गई। तेजाब के कुंड में सिर्फ हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। मैं वहां पर रुककर उन हड्डियों का गलना भी देखता, लेकिन उस जंगली के डर से रुक नहीं पाया, और सांप सीढ़ी के नीचे लगे एस्केलेटर द्वारा वहां से भाग आया। बस भाई बायोट्रन, ऐसे खेल खेल में ध्रुव बेचारा मेरे हाथों से मारा गया। कुछ पलों के लिए एक बार फिर सन्नाटे का साम्राज्य कोर्ट पर छा गया, और फिर रोबोट की मशीनी आवाज ने उस खामोशी को भंग किया। तो श्रीमान बोना वामन, आपने श्रीमान ध्रुव को सांप सीढ़ी नामक खेल पर मारा। हाँ जी बायोट्रॉन जी। इसकी कथा में कुछ सच्चाई तो है स्वामी कंकाल तंत्र। जैसे बुद्ध से श्रीमान ध्रुव का युद्ध, रहस्यमय वन पुत्र का राजनगर में तबाही फैलाना, परंतु सांप सीढ़ी, इस खेल के विषय में मेरे कंप्यूटर चिप्स में बहुत थोड़ी जानकारी भरी हुई है। स्वामी, जरा सांप सीढ़ी नामक खेल को कृपया दिखाइए। देखे श्रीमान बोना वामन, यही होता है ना सांप सीढ़ी का खेल। हाँ, हूबहू ऐसा ही होता है भाई बायोट्रॉन। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है स्वामी कि श्रीमान बोना वामन का दावा सरासर झूठा है। झूठा? मेरा दावा झूठा? हाँ, आपने कहा था कि जब श्रीमान ध्रुव आप पर कूदे तो आप 100 नंबर पर खड़े थे, और जब वे कूदे तो आप एक घर पीछे सरक गए। लेकिन एक घर पीछे तो 99 होता है, और 99 पर सांप होता है। सांप यानी खतरा, और ऐसा खतरा जिससे आप भी नहीं बच सकते थे। तो मैं 2 घर पीछे हट गया होऊंगा, आगे बढ़ गया होऊंगा। अब मुझे इतना ध्यान थोड़ी है। 2 घर पीछे हटने पर भी आपको 99 पार करना ही पड़ता, और आगे बढ़ने का मतलब तेजाब के कुंड में गिरना होता। आपका दावा दोनों तरफ से झूठा है। सच्चाई क्या है खलनायक बोना वामन? हाँ, ध्रुव की मुझ पर कूदने की बात सच है। फिर मैं इसके लेटर द्वारा भाग निकला था। वहां पर कोई तेजाब का कुंड था ही नहीं। हा हा हा। अब मैं तुमको वह ट्रिक दिखाता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। अग्निद्वार, इसके पार जाकर देखो कि वह ट्रिक क्या है। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ। अगली गवाही हमारी ब्लैक कैट, कृपया गवाही देने पधारे। तीसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। कोर्ट में इस बार सन्नाटे के बजाय फुसफुसाहटें गूंज रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता। सब जानते कि ये ध्रुव की दोस्त है और हमारी दुश्मन। ये ध्रुव को क्यों मारेगी?
शांति खलनायकों शांति। बायटोन बयान शुरू कराओ। हाँ तो कुमारी ब्लैकेट, आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा? मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, उसका मरना एक दुर्घटना थी। वह मेरे हाथों गलती से मारा गया। उस दिन मैं अपने काम से लौट रही थी। रात का अंधेरा गिरने लगा था। सड़क भी सुनसान थी कि तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तेज हेडलाइट से मेरी आंखें पल भर के लिए चौंध आ गई। एक गाड़ी की गड़गड़ाहट सन्नाटे में गूंज उठी। पलक झपकते ही लोहे के वे गर्म टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जिनको सब लोग गोलियां कहते हैं। तर। उस भागते आदमी के जिस्म में कम से कम 2 किलो लोहा तो धंस ही गया होगा। मैं तेजी से उसकी तरफ लपकी। कौन थे वे लोग? क्यों मारा उन्होंने तुमको? मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जा रहा था। ये सोने के स्मगलर हैं। किसके आदमी थे ये? किसके? आईजी राजन के। मेरे दिमाग में कई बम एक साथ फट पड़े, पर आगे वह कुछ नहीं बता पाया। वह मर चुका था। आईजी राजन और सोने का स्मगलर यकीन नहीं होता, और उसकी पुष्टि करेंगे। लेकिन मैंने नाम तो एकदम साफ सुना है। मुझे अपने शक की पुष्टि करनी होगी, और उसकी पुष्टि करेंगे गाड़ी में सवार वे हत्यारे। धप। मेरे लिए जमीन पर चलने से ज्यादा आसान छतौर मुंडेर पर कूदना था। 3 किलोमीटर दूर। धप। मैंने उस कार को जा पकड़ा। हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने का समय नहीं था, और फिर वे गुंडे भी खतरनाक थे। किसी की भी जान लेना उनके बाएं हाथ का काम था, लेकिन मेरे लिए किसी की जान लेना चुटकी बजाने जैसा काम था। धड़ौक। दरअसल कुत्तों के साथ कुत्तों की बोली बोलनी पड़ती है। ये हमको कुत्ता कह रही है। इस 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत। मुझे तो इसका बयान शुरू से झूठा लग रहा है। हाँ, सभी जानते कि आजी राजन से ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ। माँ खलनायिका ब्लैक कैट, हम तुम्हारे आपत्तिजनक शब्दों पर पाबंदी लगाते हैं। तस्करों के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, आइंदा मैं कुत्ते को तस्कर कह लूंगी। मैंने उन गुंडों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। भागने की कोशिश मत करना, तुम भाग नहीं पाओगे। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? बताओ। हमने किसी को नहीं मारा। तुमको गलतफहमी हुई है। मेरी उंगली में एक हरकत हुई, याऊ, और उस गुंडे की एक चीख से सोए पेड़ तक कांप उठे। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? वह पहले मारा आदमी था, फिर गद्दार बन गया। वो पुलिस के पास मुखबरी करने जा रहा था। हमको बॉस ने उसको मारने का ऑर्डर दिया, हमने मार दिया। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हमने बताया तो वह हमको मार। बता। आई जी राजन। खून मेरे सिर में चढ़ गया। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मेरा शक यकीन में तब्दील हो चुका था। अपराधियों से तो मुझे वैसे भी सख्त नफरत है, लेकिन ऐसा पुलिस वाला जो अपराधी हो, उसको तो मैं जिंदा छोड़ नहीं सकती। मैंने उन गुंडों को अपने साथ ले जाने की ठान ली। वे मेरे पास आजी राजन के खिलाफ इकलौते सबूत थे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको अपने साथ ले जा पाती, ब्लैक कैट, क्या हो रहा है यहाँ पर? रोशनी से मेरा बदन नहा गया। एक जादुई आवाज हवा में तैर उठी। मेरा पूरा बदन शेर उठा। डर से या रोमांच से मुझे पता नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव की शख्सियत ही ऐसी थी। ये लोग कौन है? सोने के तस्कर, वो समझा। और तुमने इनको पकड़ा है? वाह। मैं इनको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। मैं उन गुंडों को पुलिस स्टेशन जाने जाने नहीं दे सकती थी। वहां पहुंच जाने पर उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैंने इनको पकड़ा नहीं है मिस्टर ध्रुव, ये मेरे आदमी है। ओह, तो अब तुम सोने की तस्करी करने लगी हो। तब तो मुझे तुमको भी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। तड़ोक। ओह। कोशिश कर लो मिस्टर ध्रुव, पर शर्त लगा लो, नाकामयाब रहोगे। ध्रुव के साथ कई समस्या थी, जैसे किसी की जान न लेने की कसम, और लड़कियों पर हाथ न उठाने की कसम। लेकिन यह कमजोरी मेरी भी थी। सुपर कमांडो ध्रुव सभी की तरह मेरा भी आदर्श था। धुड़।
मैं उस पर कोई घातक वार नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ध्रुव से जीत नहीं सकती, क्योंकि ध्रुव को वार बचाने के अलावा बिना हाथ लगाए हराने के कई तरीके आते थे। फायर हाइड्रेंट से निकली पानी की मोटी धार के भीषण धक्के ने मुझे पीछे उछाल दिया और पलटकर वार कर पाने से पहले ही मैं ध्रुव की कैद में थी। मैंने सबसे पहले नजर घुमाकर उन तस्करों की तरफ देखा। वे भाग चुके थे। अब ध्रुव से और लड़ने का कोई मतलब नहीं था। हमारी तुम्हारी लड़ाई खत्म ध्रुव। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे इन सोने के तस्करों के बॉस को खत्म करना है। लेकिन जाते जाते तुमको एक बात बता देना चाहती हूँ। इस गैंग का लीडर तुम्हारा एक बहुत करीबी आदमी है। उसे बचा सको तो बचा लो। ध्रुव को कई सवालों के सागर में डूबता उतराता छोड़कर मैं अंधेरे में गुम हो गई। पर यह बात मुझे बाद में पता चली कि हमारी पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से सुना जा रहा था। मेरा अगला कदम था आज ही राजन को खत्म करने का प्लान बनाना, और उसके लिए उसके घर पर नजर रखना बहुत जरूरी था। उसके घर पर, यानी ध्रुव के घर पर। आखिर ध्रुव हाजी राजन का बेटा था। मेरा पावरफुल टेलीस्कोप मुझे उस घर का एक एक दृश्य दिखा रहा था, और उनके होठों का हिलना मुझे बता रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। ध्रुव और उसकी छोटी बहन के बीच में मीठी मीठी लड़ाई हो रही थी। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तू करके देख, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्या हो सकता है भाई, और क्या नहीं हो सकता? जरा मुझे भी तो बताओ। शाम के 7 बजे किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? पापा देखो ना भैया, रात रात भर बाहर रहता है। इसको घर पर रहने को बोलो ने। नहीं तो आज से मैं भी बाहर जाऊंगी रात भर के लिए। अकल की दुश्मन, मैं तो गश्त लगाने के लिए रात भर बाहर रहता हूँ। आज से मैं भी गश्त लगाऊंगी। तू किस लिए गश्त लगाएगी? तुम किस लिए गश्त लगाते हो? मैं तो गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्त लगाता हूँ। तो मैं भी उनको पकड़ूंगी। तू हा तू। अरे किसने हु करके डरा दिया तो घर वापस भागते नहीं बनेगा। क्यों, मैं डरपोक हूँ, कमजोर हूँ किसी से? अरे हाथ हिला भी दूं तो 10-12 गुंडे तो ऐसे जमीन चाट जाएंगे। माँ गप्पी थी ध्रुव की बहन, और वह दून तीन की हाँकती ही रहती। अगर बीच में न बोल उठता वह बहरूपिया। आजी राजन, अच्छा खामखा की बहस रहने दो। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। जरा फायर प्लेस में आग जलाने का इंतजाम तो करवाओ। मैं यहीं बैठकर चाय पीऊंगा। मुझे धीरे धीरे आजी राजन की दिनचर्या का पता चल रहा था। आजी राजन शाम को लगभग 7 बजे घर आता था। फायर प्लेस में आग जलवाता था और उसके सामने बैठकर चाय पीता था। उसको खत्म करने का वही सबसे अच्छा समय था। मेरे दिमाग में उसको खत्म करने का एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा था। समस्या सिर्फ एक ही थी, ध्रुव। मैं ध्रुव को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन शाम 7 बजे ध्रुव घर पर ही होता था। उस वक्त बगैर ध्रुव को खत्म किए आज ही राजन को खत्म करना असंभव था। इसी समस्या का हल सोचते सोचते एक दिन मैं जब नजर रखने के बाद वापस लौट रही थी तब, अरे ये क्या, कोई टॉर्च से मोर्स कोड में सिग्नल दे रहा है, और उस सिग्नल का मतलब है ब्लैक कैट बचाओ। मैं बिजली की सी फुर्ती से उस जगह पर उतरी, लेकिन अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं। हिलना मत, वरना तुम्हारे बदन को जयपुर का हवा महल बना दिया जाएगा, जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। मैंने और आगे सुनने का इंतजार नहीं किया। धुर, मेरा फिल्मी डायलॉग सुनने का मूड नहीं था। मेरा मन था चीखे सुनने का, यो तड़ाक, कराए सुनने का, खचाक ओह, और हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनने का, कड़ाक। मैदान साफ होने में कुछ ही मिनट लगे होंगे। वो अब मैं उन गुंडों से वो इस बदतमीजी का कारण पूछ ही रही थी कि वाह वाह, जो देखना चाहता था वह देख लिया मैंने। कौन हो तुम? तर मैं आपका गुलाम हूँ मैडम ब्लैकेट, और मेरे आदमी भी आपके ही गुलाम है। तो फिर मुझ पर यह हमला क्यों? आपकी शक्ति को परखने के लिए मैडम। हम सब आई जी राजन के आदमी हैं।
मैं गैंग का डिप्टी लीडर हूँ गोपाल। हम सब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। क्यों? आत्मसमर्पण तो पुलिस के सामने किया जाता है और पुलिस का सबसे बड़ा अफसर ही हमारा बॉस है। अब बगैर उसके रास्ते से हटे हम आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते। अगर आप उसे रास्ते से हटा दें तो हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। मेरे दिमाग में तुरंत एक बिजली सी कौंध गई। शाम को 7 बजे ध्रुव को घर से बाहर करने का रास्ता मुझे समझ में आ रहा था। उस आजी को तो मैं रास्ते से चुटकी बजाते हटा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक डकैती डालनी पड़ेगी डायमंड एक्सचेंज सेंटर में शाम के 6:45 बजे। खबरदार कोई हिलने की कोशिश न करे। डकैती डाले हुए 1 मिनट हो चुका था और मेरी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। एक एक मिनट मेरे लिए भारी पड़ रहा था। खतरे का अलार्म तो निश्चित तौर से बज चुका होगा। ध्रुव अब तक क्यों नहीं आया? मेरी पलक आधे सेकंड के लिए झपकी होगी कि पूरा दृश्य बदल गया। धुड़। सुपर कमांडो ध्रुव घटना स्थल पर आ चुका था। प्लान के हिसाब से तो मुझे वहां से तुरंत आजी राजन के घर की तरफ रवाना हो जाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मंत्र मुग्ध हो गई थी मैं सुपर कमांडो ध्रुव की वह बेमिसाल एक्शन पैक्ड फाइट देखकर। बिजली भी शायद उसकी फुर्ती के सामने मात खा जाती। और गोलियां तो उसके बगल से ऐसे गुजर रही थी जैसे कि उसको पहचानती ही नहीं। अचानक मुझे ध्यान आया, ओफ, मुझे तो आज ही राजन को खत्म करना है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव को भी 1-2 मिनट का समय लगना था और आज ही राजन का घर डायमंड एक्सचेंज से ज्यादा दूर नहीं था और उसके घर पर सिर्फ 2 सिपाहियों का मामूली सा पहरा था। उनकी नजर बचाकर छत पर पहुंचना मामूली बात थी मेरे लिए। और छत पर पहुंचकर मुझे गुम हो जाना था फायरप्लेस की चिमनी के अंदर। और चिमनी के अंदर पहुंचकर दीवार पर चिपका देनी थी डायनामाइट की छड़ें। 7 बजने वाले थे। आज ही राजन घर आ चुका था। घर के बाहर उसकी गाड़ी मैंने खड़ी देख ली थी। अब वह घर आकर फायर प्लेस में आग जलवाएगा। आग की लपटें धीरे धीरे डायनामाइट तक पहुंचेगी। डायनामाइट तपेगा और फिर एक धमाके के साथ फटेगा और उसी के साथ फट जाएगा आजी राजन का शरीर। मेरा प्लान पूरा हो चुका था। अब धमाका होने से पहले मुझे वहां से बच निकलना था। लेकिन लाख सतर्कता के बावजूद भी, कौन? रुक जाओ, कौन हो तुम? इसको छोड़ना मत राम सेव, ये आईजी साहब के घर के अंदर से आई है। मुझे रोककर उन सिपाहियों ने अपनी जानों के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। खुरस खुरस। आईजी राजन की बेटी मुझे देख रही थी, लेकिन शायद डर के मारे वह चिल्ला तक नहीं पा रही थी। मैं वहां से बचकर भाग निकली, लेकिन सिर्फ 2 कदम तक। मेरा रास्ता रोककर खड़ी हुई थी। चंडिका, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमसे अब पूछने आई थी कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। रिपोर्ट लिखवाने। चंडिका भी एक अनोखी लड़की थी। कौन थी यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन थी वह अपराधियों की दुश्मन। और मैं थी एक अपराधी। उसको कुछ समझा पाने का समय मेरे पास नहीं था। वहां से जल्दी निकल भागना ही मेरा मुख्य मकसद था। तड़ाक। पर चंडिका का मुख्य मकसद मुझे रोकना था। मुझे नहीं मालूम था कि चंडिका ने ऐसी जबरदस्त फाइटिंग कहां से सीखी थी, लेकिन यह मैं समझ रही थी कि उससे साफ सुथरी लड़ाई लड़कर जीतना असंभव है। दौड़। लगता कि अब मुझे तेरी लाश पर से गुजर कर ही जाना होगा चंडिका। उसके लिए तुमको कम से कम 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा ब्लैकहेड। उससे पहले मरने वाली नहीं हूँ। वैसे तुमको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ध्रुव को सिग्नल भेजकर यहाँ बुला लिया है। वह तुमको ज्यादा अच्छी तरह से जानता है।
वह आकर खुद ही पता कर लेगा कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। धम। उसके आने तक मैं यहाँ से उड़न छू। ब्लैक कैट चंडिका, रुक जाओ। आवाज कानों में पड़ते ही मेरे शरीर में फिर से सिरन दौड़ पड़ी। ध्रुव एक और लड़ाई जीतकर वापस आ गया था। मुझे इस गोपाल ने सब कुछ बता दिया। ब्लैक कैट, तुमको जबरदस्त गलतफहमी हुई है। यह है सोने के स्मगलरों का बॉस, आजी राजन, यानी इलैया गोपाल राजन। इसके आदमियों ने हमारी और तुम्हारी लड़ाई के दौरान हुई सारी बातें सुन ली थी और वहीं सुनकर इस आजी राजन ने यह प्लान बनाया था। ओफ, इतनी बड़ी गलतफहमी, इतनी बड़ी मूर्खता। इस प्लान के जरिए इसके दो दुश्मन एक साथ इसके रास्ते से हट जाते। एक आजी पुलिस राजन मेरा और दूसरी ब्लैक कैट। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था। सुन सब कुछ रही थी पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरी लड़खड़ाती जुबान ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द उगले। ध्रुव, अपने डैडी की जान बचा लो। फायर प्लेस की चिमनी में डायनामाइट फिट है जो किसी भी समय फट जाएगा। ध्रुव ने आगे कुछ भी सुनने का इंतजार नहीं किया। उसके दिमाग ने इतनी देर में सब कुछ समझ लिया होगा कि फायर प्लेस में आग जल चुकी होगी और चिमनी काफी गर्म हो चुकी होगी। अब उस रास्ते में अंदर अब उस रास्ते में अंदर नहीं जाया जा सकता। चंडिका भी न जाने क्यों अपनी जान खतरे में डालकर ध्रुव के पीछे लपकी। वह मुझे भी भूल चुकी थी। वह ध्रुव से काफी पीछे थी। ध्रुव पहले फायर प्लेस तक पहुंचा होगा। उसके चिल्लाने के बाद बाहर तक आई। पापा हटिए। बात समझाने का समय नहीं रहा होगा। उसने अपने पिता को एक तरफ धक्का दिया होगा लेकिन शायद वह खुद हट नहीं पाया होगा। भड़ोम, क्योंकि धमाके के ठीक बाद पत्थर और ईंटों के टुकड़ों के साथ ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। उस बेमिसाल इंसान का सत विकसित शरीर जिसने हमेशा दूसरों का ही भला भला किया। मरते दम तक भी उसकी सांसें खामोश थी। बहता खून भी धीरे धीरे जमता जा रहा था। हर हरकत थम चुकी थी। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। मेरा पहले से घूमता दिमाग और चक्कर खाने लगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां से निकल भागी। घर आकर 4 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन अखबार में कुछ नहीं निकला। ध्रुव की मौत की खबर सेंसर कर दी गई थी पर ऐसी खबरें दबती नहीं है। धीरे धीरे सबको पता लग गया कि ध्रुव मारा गया है। हर अपराधी दावा करने लगा कि ध्रुव को उसने मारा है पर सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी और उसी सच्चाई को आज मैं इस कोर्ट में बयान कर रही हूँ। तो कुमारी ब्लैकेट आपने फायरप्लेस में डायनामाइट विस्फोटक की छड़ें फिट कर दी थी। वह धीरे धीरे गर्म हुई और फिर इतनी गर्म हुई कि वह फट गई और उस धमाके से श्रीमान ध्रुव मारे गए। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ। स्वामी कंकाल तंत्र, ब्लैक कैट का बयान 100% झूठा है। इन्होंने ध्रुव को नहीं मारा। डायनामाइट नामक विस्फोटक आग में जलकर कभी नहीं फटता है। उसमें धमाका करने के लिए उसके अंदर पलीता डालकर पलीते में आग लगानी पड़ती है। दरअसल कोई भी बारूद सिर्फ आग में जलकर नहीं फट सकता। आग में वह बाकी चीजों की तरह ही जलकर राख हो जाता है। यह बात तो हर बच्चा जानता है जो दिवाली नामक त्योहार के दिन पटाखे नामक विस्फोटक छुड़ाता है कि पलीता निकालकर आग लगाए तो पटाखा नहीं फटता। ब्लैक कैट, तुम्हारा दावा खारिज किया गया पर तुमने झूठ क्यों बोला? ध्रुव एक अच्छा इंसान था कंगाल तंत्र, बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे इंसान को मारने का श्रेय अपराधी ले, यह मुझे गवारा नहीं था इसलिए मैंने झूठ बोला। डायनामाइट फिट करने तक की कहानी तो सच है लेकिन वह डायनामाइट फटा नहीं था। ध्रुव मेरे हाथों से नहीं मारा गया। तुम भी अग्नि द्वार के पास पार जाकर इंतजार करो। ब्लैक कैट, तुम सबके झूठ का फैसला मैं एक साथ ही करूंगा। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ। डॉक्टर वायरस, पिप पिप गवाही देने पिप। स्वामी, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। पिप पिप। मुझे बायोट्रॉन की बैटरी चार्ज करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए मध्यांतर घोषित किया जाता है। मध्यांतर के बाद मैं कंकाल तंत्र बाकी माँ खलनायकों यानी ग्रैंड मास्टर रोबो
मादाम सुप्रीमा, राक्षस चंडकाल, डॉक्टर वायरस, चुम्बा सम्राट की गवाहियाँ सुनूंगा और तब फैसला करूंगा कि सुपर कमांडो ध्रुव का हत्यारा कौन। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है हत्यारा कौन। और ये कॉमिक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो इसकी हमेशा ही ध्रुव की कॉमिक्स काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पे काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। और ये इसका सेकंड पार्ट हत्यारा कौन, ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में सुपर कमांडो ध्रुव के फोल्डर में, ठीक 2 बजे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में हत्यारा कौन में।